चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं ट्रेजरी इंस्ट्रूमेंट्स की कि ट्रेजरी इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में बात की थी कि ट्रेजरी क्या होता क्या है। देखिए, जो ट्रेजरी होता है वो उसका जो एक तरह की गवर्नमेंट बॉडी होती है जो कि बैंकों के कैश फ्लो को मेंटेन करती है कि किसी बैंक को अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो कौन से इंस्ट्रूमेंट वो खरीद के या बेच के उसको पैसे अपने ओवरनाइट जो शॉर्टफॉल हुआ है उसको पूरा कर सकते हैं। तो मेन ट्रेजरी का काम क्या है? कैश फ्लो मेंटेन करना। ठीक है, तो अब आज ऑब्जेक्ट की बात करें तो आज हम इस चैप्टर में सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, जैसे कॉल मनी हो गया, नोटिस मनी हो गया, टर्म मनी हो गया, या बैंक फिक्स डिपॉजिट हो गए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गए, कमर्शियल पेपर, बीआरडीएस, आईबीपीएस, सीबीएलओ, ट्रेजरी बिल्स और रेपोस। आज इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में अगर पढ़ें तो देयर आर नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द मनी मार्केट, बहुत सारे प्लेयर्स मनी मार्केट में है। इन एडिशन द मार्केट इज आल्सो करेक्टेड बाय द नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो जितने ज्यादा प्लेयर उतने ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो आज एक एक करके इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है कॉल मनी। देखिए, कॉल मनी क्या है, अगर आपको बेसिकली बताऊं, मान लीजिए कोई लेंडर है। ठीक है, लेंडर ने किसी एक पार्टी को पैसे उधार दे दिए। ठीक है, मान लो उसको 1 लाख रुपया पैसे उधार दे दिए। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, जो लैंडर है वो कभी भी इसमें कुछ भी टाइम पीरियड का झंझट नहीं होता। अगर आपको लैंडर ने किसी को पैसे दिए तो वो उसको कभी भी कॉल करके कह सकता है, उसको कभी बुला के कह सकते हैं मेरे को अभी मेरे पैसे वापस दो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है कॉल मनी में। मतलब अगर लैंडर आपको पैसे देता है, वो लैंडर आपको कभी भी कह सकता है जब उसको जरूरत पड़ेगी कि मेरे पैसे मेरे वापस करो। ठीक है, इसमें टाइम का कुछ नहीं है कि आपको 10 दिन बाद पैसे आपको वापस करने हैं, 5 दिन बाद पैसे आपको वापस करने हैं, तो ऐसा इसमें कोई भी चक्कर नहीं होता। ठीक है, तो ये है कॉल मनी। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कॉल मनी। अगर हम बात करें तो नोटिस मनी, देखिए नोटिस मनी क्या होता है। नोटिस मनी रेफर टू दोस मनी वेयर द लैंडर हैज टू गिव अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज नोटिस। जहां पे लैंडर्स, अगर अब फिर से वही एग्जांपल लेते हैं कि किसी लैंडर, मतलब किसी ने आपने किसी को पैसे उधार दिए, या आपने किसी से पैसे उधार लिए, तो जिस बंदे ने पैसे उधार दिए आपको, वो बंदा आपको एक टाइम पीरियड दे देगा कि मेरे को 10 दिन बाद, मेरे को 5 दिन बाद, मेरे को 15 दिन बाद मेरे पैसे वापस देना। तो आप उसी 15 दिन के बाद या 10 दिन या 5 दिन के बाद उसको पैसे वापस कर दोगे। तो ये होता है नोटिस मनी, कि एक तरह के बंदे को नोटिस दे दिया कि भाई साहब आप ये 15 दिन में मेरे पैसे क्या कर देना, वापस कर देना। ठीक है, विच हैज बीन एग्रीड ऑन डेट ऑफ द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब ये कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में होता है तभी ये तय कर लिया जाता है कि कितने दिनों में पैसे आपको वापस करने हैं। ठीक है, तो ये हमारा नोटिस मनी। चलिए, और नोटिस मनी के कुछ फीचर्स की बात कर लें। द पार्टिसिपेंट्स हु हैव सरप्लस lend money to adjust the mismatch the relative period, sorry. The participants who have surplus lend money to adjust the mismatch for the relative period. देखिए रिलेटिव पीरियड क्या होता है, जब आपके पास उस टाइम पे आपके पास कोई ज्यादा पैसे हो, उस टाइम आपके पास थोड़े कम पैसे हो। जिसके पास कम पैसे होंगे वो तो नोटिस मनी या कॉल मनी के जरिए किसी से पैसे उधार ले लेगा। जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे वो पैसे कमाने के चक्कर में क्या करेगा, उसको नोटिस या कॉल मनी पे किसी को पैसे उधार दे देगा। तो ये सारा इसमें सिस्टम रहता है। ठीक है, अगर द रेट एट विच द फंड्स विल बी डिप्लॉयड और बोरोड विल बी ड्रिवन बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फंड्स एंड डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट कंडीशन एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए, जो इसका रेट होता है, जो नोटिस और कॉल मनी का जो रेट होता है वो कैसे डिसाइड होता है, वो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। अब कैसे, मान लीजिए अगर मार्केट में पैसा नहीं है तो ऑब्वियस बात है कि लोगों का थोड़ा लालच बढ़ेगा, जो बैंकों का लालच बढ़ेगा। अभी भाई साहब पहले तो मार्केट में पैसा पहले ही नहीं है, अगर हम आपको पैसा देंगे तो हम आपको ज़्यादा ब्याज पे देंगे। ठीक है, तो उनका ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट में बिल्कुल खुला पैसा है बैंकों के पास कि हाँ आओ हमारे पास लोन दो, तो वो सस्ते में भी आपको लोन दे देंगे। ठीक है, वो सस्ते में आपको कॉल मनी या नोटिस मनी पे आपको पैसे या कम ब्याज पे आपको पैसे दे देंगे। तो ये डिमांड और सप्लाई पे इसका रेट क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए, द डॉक्यूमेंट बाय विच द कॉल नोटिस मनी ट्रांजेक्शन आर एविडेंस इज द कॉल नोटिस मनी रिसिप्ट। जो भी इसका डॉक्यूमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉल या नोटिस मनी रिसिप्ट बोलते हैं। ठीक है, इशूड बाय द बोरर टू द लैंडर। किसके द्वारा इशू किया जाता है, जो बंदा लोन को ले रहा है वो लिख के देता है लैंडर को कि मैं तेरे को ये इतने दिनों बाद ये पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है, तो इसकी एक सिर्फ डॉक्यूमेंट के रूप में एक रिसिप्ट ही होती है। ठीक है, चलिए अब तो बात होगी कॉल मनी और नोटिस मनी की। अब बात करते हैं टर्म मनी की। देखिए, टर्म मनी क्या होता है, रेफर टू दोस बोरिंग लैंडिंग ट्रांजेक्शन बिटवीन द इंटरबैंक पार्टिसिपेंट्स
विच हैव ए फिक्स टेन्योर ऑफ 15 डेज और मोर। देखिए जो टर्म मनी होता है ये बेसिकली बैंकों के बीच में होता है, ठीक है। जो कॉल मनी और नोटिस मनी ये किसी कॉर्पोरेशन के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। आप किसी किसी इंडिविजुअल के बीच में, कोई एच यू एफ भी कोई है उसके अंदर भी हो सकता है। लेकिन जो टर्म मनी जो यूज करते हैं ये होता है कॉल मनी और नोटिस मनी की तरह, बट ये बैंकों के बीच में होता है, ठीक है। और ये कितने टाइम पीरियड के होता है? फिक्स टेन्योर ऑफ 50 डेज और मोर, या तो कम से कम 15 दिन या उससे ज्यादा दिन, ठीक है। द रीजन फॉर द ट्रांजेक्शन एंड द अदर एस्पेक्ट्स कुड बी द सेम एज दोस फॉर कॉल नोटिस एंड मनी ट्रांजेक्शन। ये कॉल और मनी, सॉरी, नोटिस मनी उसके जैसा ही होता है। हाउएवर देयर इज ए रेगुलेटरी लिमिट ऑन द अमाउंट एंड इंटरबैंक पार्टिसिपेंट कैन लैंड एंड बोरो, ठीक है। तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, वो कैसे तय होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन टर्म मनी आर नेगोशिएटेड बिटवीन द ट्रांजैक्शन पार्टी। जो भी पार्टीज इसमें टर्म मनी में इन्वॉल्व है, एक लैंडर और दूसरा बोर, वो आपस में अपने आप ही अपने हिसाब से इसका रेट तय कर लेता है। इसमें बाहर की डिमांड सप्लाई उस पर कुछ भी एप्लीकेबल नहीं करती, क्योंकि ये बैंकों के बीच की ट्रांजैक्शन है, ठीक है। अगर बैंक ने किसी दूसरे पर्सन को देने होंगे तो बाहर की मार्केट बहुत ही इंपैक्ट करती है, पर इस कंडीशन में इंपैक्ट नहीं करेगी, ठीक है। नॉर्मली टर्म मनी इज नॉट रिपेबल बिफोर मेच्योरिटी, कि जब एक बार इसमें डेट फिक्स होगी तो उससे पहले मेच्योरिटी, मतलब कि कह सकते हैं कि उससे पहले आप रीपेमेंट इसकी नहीं होती। हाउ एवर प्री मेच्योर कैंसिलेशन आफ्टर 40 डेज कैन बी डन बाय म्यूचुअल कंसेंट। अगर दोनों पार्टीज एग्री हैं अपनी बात पे तो उससे पहले ये इसका जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसका टर्मिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये बात होगी टर्म मनी की। आई होप आपको कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी तीनों को अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं तो बैंक फिक्स डिपॉजिट क्या होते हैं, ठीक है। अब ये हमारे जो हम पैसे जमा करवाते हैं तो ये वो वाला फंडा नहीं है बैंक फिक्स डिपॉजिट का। तो बैंक फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, जो भी शेड्यूल्ड बैंक है जो आरबीआई एक्ट के अंदर आती है, एंड कॉर्पोरेट बैंक एक्सेप्ट टर्म डिपॉजिट फॉर ए पीरियड ऑफ 7 डेज। कितने दिनों के लिए डिपॉजिट अपने पास लेती है? 7 दिनों के लिए। एंड अबव द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच डिपॉजिट वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक। और जो इसका डिपॉजिट का रेट है वो बैंक टू बैंक चेंज होता रहता है, ठीक है। वो अपनी बैंक के हिसाब से अपना डिपॉजिट का रेट रखते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो मेन मुद्दा इसमें है कि अगर मान लो बैंक को कैश की जरूरत पड़ गई, मान लो किसी बैंक को, उसको ओवरनाइट किसी कैश की जरूरत पड़ेगी, उसके पास कैश फ्लो कम हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या करेंगी, वो इशू करेगी बैंक फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट। तो इशू करेंगी बैंक फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। तो ये आप इसको खरीद सकते हैं, आप नहीं, मतलब जो बड़ी कॉर्पोरेशन है, जो आप भी इंडिविजुअल भी खरीद सकते हैं अगर चाहे तो ये इनके बैंक फिक्स जो खरीद लेते हैं और इसमें अपना पैसा जमा करवा देते हैं, ठीक है। जितना भी इनको आप पैसा जमा करवाना चाहते हैं, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया करवाया, फिर आप इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 7 दिनों के लिए, मतलब आप 7 दिनों के लिए इनके पास पैसा जमा करवा सकते हैं। जो 7 दिनों पे आपको इस पे रेट मिलेगा, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और आपको 1 लाख के साथ आपको प्लस क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसके साथ लग के आपको अमाउंट क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये समझ अच्छे से समझ आ गया हो कि बैंक फिक्स डिपॉजिट होता क्या है। ये हमारे आम डिपॉजिट की तरह नहीं होता, जैसे हम पैसा 5 सालों के लिए जमा करवा देते हैं बैंक में, वैसा नहीं होता। इसमें बैंक खुद कहती है कि भाई साहब हमें आप डिपॉजिट करो, हम आपको ज्यादा ब्याज देंगे, हमें पैसों की जरूरत है, ठीक है। तो बैंक फिक्स डिपॉजिट ऐसे काम करता है, ठीक है। अब इसमें कौन इन्वेस्ट कर सकता है? एनीबडी कैन इन्वेस्ट फंड इन ए फिक्स डिपॉजिट, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे एचयूएफ हो, चाहे कंपनी हो, चाहे कोई दूसरी बैंक हो, कोई भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। इन ए स्ट्रिक्ट सेंस से फिक्स डिपॉजिट इज नॉट ए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट सिंस इट कैन नॉट बी ट्रेडेड। ना ही इसको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की तरह ट्रेड किया जा सकता है। वो तो नॉर्मल सी बात है कि आप कोई भी अगर किसी में डिपॉजिट करवाते हैं तो वो डिपॉजिट ही रहता है, वो कभी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं बनता, ठीक है। चलिए ये तो हो गया अपना बैंक फिक्स डिपॉजिट के बारे में। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये क्या होता है, ठीक है। अब ये कौन सी बीमारी है सर्टिफिकेट डिपॉजिट, आपने बहुत बार सुना होगा। ये मेनली बैंकों द्वारा ही एक तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही होता है। देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज ए नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड इशूड इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म और एज ए प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट क्या करता है, जब हम किसी को प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको इतने पैसे दे देंगे, इतने टाइम बाद दे देंगे, या इतना ब्याज लगा के आपको प्रॉफिट देके दे देंगे, ठीक है। फॉर फंड्स डिपॉजिट एट बैंक एंड अदर एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। देखिए ये वही है, जैसे फिक्स डिपॉजिट हो गया वो 7 दिनों के लिए था, ऐसे ही बैंक क्या इशू करती है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसको क्या बोलते हैं, सीओडी।
ठीक है। ये भी बैंक सीओडी इशू करती है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, मतलब आपने कुछ डिपॉजिट कराया, फिर उसके अगेंस्ट आपको सर्टिफिकेट मिला, जिसमें आपको पता होता है कि आपको कितना ब्याज वगैरह, कितना आपको टाइम पीरियड वगैरह उसका इंटरेस्ट लगा के आपकी अमाउंट आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये एक तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है। अकाउंटली सीडीज कैन बी इशूड बाय, ये सीडी जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है कौन इशू कर सकता है? ठीक है, कौन इशू कर सकता है? शेड्यूल कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक, सारी शेड्यूल बैंक्स इसको इशू कर सकती हैं, पर आरआरबी इसको इशू नहीं कर सकती। और कौन सी बैंक नहीं कर सकती? लैब नहीं, लैब मतलब लोकल एरिया बैंक्स, इसको इशू नहीं कर सकती। ठीक है। Select all India financial institutions that have been permitted by RBI to raise short-term resources within the umbrella limit fixed by the RBI. Bank have the freedom to issue CDS and depending on their requirement. कहते हैं और भी जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो एनबीएफसी के अंदर है, अगर वो आरबीआई के अंदर उनको अथॉरिटी है, तो भी वो सीडी सर्टिफिकेट डिपॉजिट इशू कर सकते हैं जब भी उनको पैसों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऊपर पढ़े हैं, चाहे वो कॉल मनी है, चाहे वो टर्म मनी है, चाहे वो नोटिस मनी है, चाहे वो अपना बैंक फिक्स डिपॉजिट है, चाहे वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, देखिए इनका सारा काम यही है कि जब बैंक और किसी फर्म को पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो पैसों को रेज करने के लिए इन सारी चीजों को इशू करते हैं। ठीक है, जो भी मार्केट रेट होगा ये उनसे ज्यादा रेट देंगे ताकि लोगों का लालच बढ़े अपने ट्रेड को, अपने ज्यादा पैसा कमाने के लिए, तो लोग इसमें डिपॉजिट करते हैं और इनसे दोनों का काम हो जाता है। जो बंदे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं उनको प्रॉफिट मिल जाता है और बैंक को कैश मिल जाता है, जो कि उनके डेली ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने या डेली ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, गॉट इट। चलिए आगे, अगर हम अगर आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है उसका पीरियड कितना होता है। द इशूड बाय बैंक शुड बी नॉट लेस देन 7 डेज, ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का 7 दिन से कम नहीं होना चाहिए, और नॉट मोर देन 1 ईयर, और 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करता है तो वो 7 दिन से कम नहीं और 1 साल से ज्यादा नहीं, दैट्स इट। ठीक है, सीडीज में भी इशूड एट ए डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू, ये अपने फेस वैल्यू के डिस्काउंट से इशू किया जा सकता है। ठीक है, तो इस बात का ख्याल ध्यान रखना। ठीक है, बैंक एफ आई आर अलाउड टू इशू सीडीज ऑन फ्लोटिंग रेट बेसिस। फ्लोटिंग रेट कौन सा होता है? जो डिमांड और सप्लाई पे भी मतलब जो वेरी करता है। ठीक है, प्रोवाइडेड द मेथोडोलॉजी ऑफ कंपाइलिंग द फ्लोटिंग रेट इज ऑब्जेक्टिव, ट्रांसपेरेंट एंड मार्केट बेस्ड। ठीक है, वो ही जो रेट है वो मार्केट बेस्ड होगा, जो मार्केट में डिमांड सप्लाई चल रही होगी उसके मतलब कि ऊपर ही, मतलब उसको पढ़ के, उसको मार्केट को स्टडी करके फिर ही इसका सारा क्या लगता है, रेट लगता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट कंडीशन क्या चल रही है। चलिए, इसके अलावा अगर अदर फीचर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात करें तो सीडीज कैन बी इशू टू इंडिविजुअल, आप कोई भी इंडिविजुअल भी खरीद सकता है, कोई कॉर्पोरेशन हो तो भी खरीद सकते हैं, कंपनी, ट्रस्ट फंड, एसोसिएशन, नॉन रेसिडेंट, अगर कोई एनआरआई, कोई बाहर का पर्सन है जो पहले इंडिया में रहता था बाहर रहता है, ठीक है, वो भी इसको खरीद सकता है। फिजिकल सीडीज आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, जो फिजिकल सीडीज होते हैं, जो मतलब कि आपको पूरा पेपर आपके हाथ में पकड़ा दिया जाए, ये लो भी आपके जो डिपॉजिट है उसका सर्टिफिकेट। ठीक है, तो वो फिजिकल फॉर्म में हो गया, वो क्या है, ट्रांसफरेबल है। ठीक है, अगर आप डीमैट सीडीज कैन बी ट्रांसफर एज पर दी प्रोसीजर एप्लीकेबल टू अदर डीमैट सिक्योरिटीज। मान लीजिए वो जो, अगर आप उसको डीमैट अकाउंट में लेते हैं अपने, आपको सर्टिफिकेट डिपॉजिट, वो सारा प्रोसेस वही एप्लीकेबल होता है अगर आप शेयर वगैरह खरीदते हो, जो शेयर में सारा प्रोसीजर होता है वही सारा सीडी में भी सारा वही सेम प्रोसेस होता है उसको डीमैट अकाउंट में लेने के लिए। ठीक है, डीमैट अकाउंट आपको पता ही होगा क्या होता है। डीमैट अकाउंट वो होता है जिसमें अगर हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे सारे शेयर्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे सीओडीज भी वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे, उसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप उसको फिर से बेच या खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर आप इसके और फीचर्स की बात करें तो देयर इज नो लॉक इन पीरियड ऑफ द सीडीज। मिनिमम पीरियड कितना होना चाहिए? 7 दिन, और मिनिमम अमाउंट ऑफ सीडी शुड बी 1 लाख। ये कम से कम आप अगर आपको किसी बैंक में डिपॉजिट करवाना है, मतलब आपको उसके बैंक के सीओडी खरीदना है, तो कम से कम आपको 1 लाख रुपया तो देना ही होगा, इससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, द रेट ऑफ डिस्काउंट कूपन इज डेटरमाइंड पार्टीज टू द ट्रांजैक्शन, द मार्केट फैक्टर्स, इसमें इसके रेट को कौन कौन इफेक्ट करता है? मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई, सारी चीजें इफेक्ट करती हैं। ठीक है, अगर आगे बात करें तो बैंक एफ आई एस कैन नॉट ग्रांट लोन अगेंस्ट सीडीज, जो भी बैंक और एफ आई सी है वो इसके अगेंस्ट लोन नहीं दे सकते। ठीक है, खाली डिपॉजिट ले सकते हैं, इसके अगेंस्ट इसको लोन नहीं दे सकते, तो इस बात का ख्याल ध्यान से ख्याल रखना। ठीक है, चलिए
अब तो बात होगी सीओडी की। अब बात करते हैं कमर्शियल पेपर। देखिए अब तक तो जितने इंस्ट्रूमेंट थे वो मेनली अपनी बैंक वगैरह ही यूज करती थी, जो लेकिन जो कमर्शियल पेपर है वो बड़े बड़े यूज करते हैं एमएनसी। एमएनसी क्या होते हैं? मल्टी देखिए एमएनसी होता है हमारा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। ठीक है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या होती है? जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, जैसे टाटा हो गया, ठीक है, किसी भी आप बड़ी कंपनी का नाम ले, जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन है, तो वो क्या करते हैं जब उनको पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो क्या इशू करते हैं? कमर्शियल पेपर। ठीक है, कमर्शियल पेपर इज एन अनसिक्योर्ड मनी मार्केट। अनसिक्योर्ड क्यों है? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट थोड़ी कम होती है। ठीक है, मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड इन द फॉर्म ऑफ पीएन। पीएन क्या होता है? प्रमिजरी नोट। ठीक है, वही इसमें एक कॉर्पोरेशन आपको प्रॉमिस करती है कि अगर आप हमारे कमर्शियल पेपर खरीदोगे तो हम आपको इतना रिटर्न इसका वापस करेंगे। ठीक है, सीपीए एज ए प्राइवेटली प्लेस्ड इंस्ट्रूमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1990। ये कब आया था? 1990 में, विद ए व्यू टू एनेबल हाई रेटेड कॉर्पोरेट बोरोर्स, जो ज्यादा पैसा बड़ी बड़ी कंपनियां उठाना चाहती हैं मार्केट से, टू डिवर्सिफाई देयर सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। जो अपनी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, मतलब उनको थोड़े से कम दिनों के लिए या कम टाइम के लिए उनको पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो क्या इशू कर देती है? कमर्शियल पेपर इशू कर देती है। ठीक है, तो जिन लोगों का भी इसमें इंटरेस्ट होता है, ज्यादा पैसे का मनाने का मन होता है, तो ये लोग क्या करते हैं? कमर्शियल पेपर को खरीद लेते हैं और 7 या 8 या 10 दिन या 2 महीने इतने टाइम के पीरियड में एक अच्छा खासा उनको रिटर्न मिल जाता है। ठीक है, चलिए, कमर्शियल पेपर गाइडलाइंस फॉर इश्यू ऑफ सीपीयू आर इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। की कमर्शियल ऑफ पेपर कैसे इशू करना है ये कौन तय करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा गाइडलाइंस के अंदर ही रहना पड़ता है। ठीक है, कॉर्पोरेट्स एंड प्राइमरी डीलर्स एंड द ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट हैव बीन परमिटेड टू रेज शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज अंडर द अम्ब्रेला लिमिट फिक्स्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर एलिजिबल टू इशू सीपी। कौन कौन करता है? एक कॉर्पोरेट कर सकते हैं, प्राइमरी डीलर कर सकते हैं, प्राइमरी डीलर्स, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो आपको पता ही है, जो एनबीएफसी वगैरह हो गए। ठीक है, प्राइमरी डीलर्स क्या होते हैं? मैंने आपको पिछले आपके चैप्टर में बात की थी कि प्राइमरी डीलर्स क्या होते हैं। प्राइमरी डीलर्स क्या होते हैं? जो गवर्नमेंट और आरबीआई के अगर वो कोई इंस्ट्रूमेंट को इशू करते हैं, ठीक है, वो अगर आपको किसी शेयर के इशू करते हैं, गवर्नमेंट शेयर इशू करते हैं, तो सबसे पहले वो प्राइमरी डीलर ही खरीदते हैं, फिर वो आपके पास कस्टमर के पास वो सारी चीजें पहुंचती है। ठीक है, तो प्राइमरी डीलर ये है मेनली। चलिए, एक, एक जो आगे की बात करें कि 4 करोड़, ठीक है, एक कॉर्पोरेट वुड बी एलिजिबल टू इशू सीपी। वो तभी अपना कमर्शियल पेपर इशू कर सकेंगे इफ द टेंजिबल नेट वर्थ ऑफ द कंपनी, अगर उनके पास 4 करोड़ की कम से कम एसेट हो उनकी बैलेंस शीट में। ठीक है, तभी वो कमर्शियल पेपर को क्या कर सकते हैं? इशू कर सकते हैं। ठीक है, सीपी कैन बी इशूड फॉर मेच्योरिटी बिटवीन ए 7 days और मैक्सिमम अप टू 1 year। ये भी अपने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की तरह कम से कम 7 दिन और ज्यादा से ज्यादा 1 साल के लिए इशू होता है। ठीक है, चलिए, अगर आगे बात करें तो सीपी में भी हेल्ड बाय इंडिविजुअल्स। कौन कौन खरीद सकता है? बैंक इंडिविजुअल खरीद सकते हैं, बैंक खरीद सकते हैं, कॉर्पोरेट खरीद सकते हैं। ठीक है, या कोई भी खरीद सकता है। सीपी कैन बी इशूड आइदर इन द फॉर्म ऑफ ए पीएन शेड्यूल 1 और डीमेटलाइज फॉर्म थ्रू एनी ऑफ द डिपॉजिटरी अप्रूव्ड बाय द रजिस्टर विद सेबी। अगर आप सेबी में रजिस्टर हो तो आप इसको डीमेटलाइज फॉर्म में भी खरीद सकते हो। ठीक है, जैसे वो डीमेट अकाउंट की तरह होता है। ठीक है, सीबी विल बी इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ द फेस वैल्यू। ये अपनी फेस वैल्यू से कम में डिस्काउंट में इशू होता है। ठीक है, तभी लोगों का इसमें लालच होता है ना भी, ये तो फेस वैल्यू से कम में मिल रहे हैं, हम इसको खरीद लेते हैं तो हमारा ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो तभी ये सारी चीजें फेस वैल्यू से कम में डिस्काउंट में इशू की जाती है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो है बिल रीडिस्काउंटिंग स्कीम, जिसको BRDS कहते हैं। देखिए, बिल रीडिस्काउंटिंग स्कीम क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है। जैसे हम BR किसी पर लिख देते हैं, ठीक है, तो वो BR जब एक BR जिसने लिख के दिया है दूसरे बंदे को, वो दो, अगर मान लो उसने 3 महीने बाद उसको पैसे देने थे, ठीक है, अब जिसके पास हाथ में BR है, यानी कि बिल रिसीवेबल है, वो तो कहेगा कि भाई साहब मेरे को तो यार 2 महीने बाद तो पैसे नहीं चाहिए, मेरे को तो अभी 1 महीने बाद ही मेरे को पैसे चाहिए। उसका 1 महीना पूरा होता है, उसको पैसों की दिक्कत होती है, उसको पैसे चाहिए, तो वो क्या करता है? वो बैंक के पास चला जाता है, तो बैंक उसके BR को एक डिस्काउंट रेट पे क्या कर देती है? डिस्काउंट कर देती है और उसको कैश दे के भगा देती है, भी जाओ अब तुम्हारा खत्म। अब हम तुमने जिसे मतलब कि जिस बंदे ने तो आपको पैसे देने थे, बैंक कहती है हम उससे खुद ही ले लेंगे, आपका काम खत्म, आपने हमको कमीशन दे दिया, हमारा प्रॉफिट हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, आपको पैसे मिल गए, अब जाओ। ठीक है, चलिए, अब बैंक के पास वो बिल पहुंच गया। ठीक है, अब दिक्कत होगी बैंक को
कि अब बैंक को पैसे चाहिए, तो बैंक क्या करेगी, तो बैंक उसको क्या करेगी, रीडिस्काउंट करेगी। तो बैंक उसको आगे क्या कर देगी, रीडिस्काउंट कर देगी। तो ये सारा सिस्टम होता है BRDSC। ठीक है, पहले तो जिसके पास बिल था कस्टमर के पास, उसने उसको बैंक को दे दिया, उसने डिस्काउंट कर दिया, तो उसको पैसे की दिक्कत हो गई थी। अब बैंक को दिक्कत हो जाएगी, तो उसने क्या कर दिया, उसको रीडिस्काउंट कर दिया, चाहे वो दूसरी बैंक के पास कर दिया, चाहे अपनी किसी पार्टनर बैंक के पास कर दिया। ठीक है, तो ये होता है BRDS, सॉरी। ठीक है, BRDS इज द रीडिस्काउंटिंग ऑफ ट्रेड बिल्स विच हैव ऑलरेडी बीन परचेज और डिस्काउंटेड विद द बैंक। वही बिल होते हैं जो ऑलरेडी बैंक उसको डिस्काउंट कर देती है और बैंक के पास पड़े होते हैं बाय द कस्टमर, उनके कस्टमर द्वारा। दिस ट्रेड्स बिल्स अराइज आउट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बैंक्स इन देयर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस डिस्काउंट जनरल बिल्स ऑफ एक्सचेंज टू प्रोवाइड liquidity and to promote the bills culture in the economy. The RBI formulated a scheme where a bank may raise funds by issue of derivative usance promissory note यानी DUPN in convenient lots of maturities on the strength of genuine trade bill discounted by the scheme is known as the bill discounting। चलिए, ये तो बड़ी, आपको अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए उसमें हुआ क्या है कि जो BRDS, तो मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। ठीक है, इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए बैंक ने क्या है, टू प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड टू प्रमोट द बिल कल्चर इन द इकोनॉमी, द RBI फॉर्मुलेटेड स्कीम। RBI ने एक स्कीम बनाई है जिसमें वो क्या करती है, बैंक में रेज फंड, उसमें क्या करती है, बाय इश्यू ऑफ डेरिवेटिव यूजेंस प्रोमिसरी नोट्स, DUPN। ठीक है, इसमें बैंक क्या करती है, अगर बैंक ऐसा नहीं है कि वो किसी के बिल को कहीं और जगह रख देती है, नहीं, वो उस बिल के अगेंस्ट एक प्रोमिसरी नोट काट देती है जिसको क्या बोलती है, DUPN। ठीक है, बैंक क्या करती है कि एक अगर उसको अपने बिल को रीडिस्काउंट करना है तो उसके अगेंस्ट वो एक प्रमिजरी नोट को काट देती है जिसको बोलते हैं डेरिवेटिव यूसेंस प्रमिजरी नोट यानी DUPN। फिर लोग वो उसके DUPN को खरीदते हैं और उसके बिल के अगेंस्ट के उतरी उतरी उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, चलिए, द मिनिमम टेन्योर ऑफ BRD ट्रांजैक्शन इज 15 डेज। कम से कम कितने दिन की होनी चाहिए, 15 दिन की। यदि मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 90 दिनों की। अगर बैंक किसी DUPN इशू कर रही है किसी बिल के अगेंस्ट, तो उसकी ट्रांजैक्शन की जो टाइमिंग होनी चाहिए वो 15 से 90 दिनों के बीच की होनी चाहिए। ठीक है, द डेरिवेटेड promissory note to the lender as well as certificate that the bank hold the eligible bills। ये एक तरह का सर्टिफिकेट ही होता है DUPN कि हाँ हमारे पास इतने अमाउंट के ट्रेजरी बिल हमारे पास पड़े हैं या इतने अमाउंट के पास हमारे पास बिल रिसीवेबल पड़े हैं। ठीक है, ताकि जो कस्टमर को उसकी अथॉरिटी का पता चल जाए कि हाँ, ऑथेंटिसिटी का पता चल जाए कि हाँ ठीक है, अगर मेरे पास ये DUPN है तो हमारे इसके अगेंस्ट हमारे इतनी वैल्यू के हमारे बैंक के पास क्या पड़े हैं, बिल उनको बैंक उनको फिजिकल फॉर्म में क्या बोलते हैं, बिल नहीं देता। तो उनको बिल नहीं देता, उसकी बिल की वैल्यू के अगेंस्ट एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है जिसको बोलते हैं DUPN। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए, अगर हम DUPN की बात करें कि DUPN क्या होता है, थोड़ा डीप में जाए तो ये एक तरह का प्रोमिसरी नोट ही होता है ड्राउन बाय द डिस्काउंटिंग बैंक अगेंस्ट द अंडरलाइंग बिल्स, जिनके उसके अगेंस्ट काट देती हैं जिस तरह के पास बिल पड़े होते हैं उतनी अमाउंट के। ठीक है, वाइल रीडिस्काउंटिंग द बिल एक्चुअल इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी ऑफ द बिल आर नॉट नेसेसरी। अगर बैंक बिल को डिस्काउंट करती है तो उसके एक्चुअल उनको बिल देना जरूरी नहीं होता। इंस्टेड दिस वो ये एक DUPN को क्या कर देते हैं, इशू कर देते हैं फॉर द सेम वैल्यू। ठीक है, जितने का उनके पास बिल पड़ा है, अगर 1 लाख का उनके पास है बिल तो उतने ही 1 लाख का क्या कर देंगे, DUPN इशू करके दे देंगे। और DUPN चाहे वो दूसरी कोई बैंक खरीद ले, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, चाहे कोई कॉरपोरेशन हो, तो मेनली तो इसमें बैंक के पास ही जाता है। ठीक है, तो इसमें इंडिविजुअल कॉरपोरेशन का इतना नहीं होता। ठीक है, तो ये होता है रीडिस्काउंट करना। क्योंकि ट्रेजरी बिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है तो उसका जो कस्टोडियन जो मेन माना जाता है वो बैंक को ही माना जाता है। ठीक है, तो रीडिस्काउंट को किसी दूसरी बैंक के अंडर ही कर लेंगे जो कि RBI अप्रूव्ड होगी। ठीक है, चलिए, ये तो बात होगी BRDS की और DUPN की। ठीक है, चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो अगर हम पढ़ें तो वो है इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट यानी कि IBPS। देखिए IBPS क्या होता है, IBPS अगर सिंपल भाषा में पढ़े तो IBPS दी बोरिंग बैंक, मतलब जिस बैंक को पैसे की जरूरत होती है तो क्या करती है, पासिस
एंड सेल दी लोन एंड क्रेडिट डेट इन इस बुक। जो भी उनके ऊपर लोन खड़ा है तो उसको दूसरी बैंक के साथ क्या करती है, पास कर देती है, ठीक है। तो दूसरी बैंक के साथ क्या कर लेती है, पार्टनरशिप कर लेती है, एक तरह की उनके साथ पार्टिसिपेशन कर ले लेती है दूसरी बैंक की, कि आप मेरे पास इतनी लोन पड़ा है तो आप इसमें मेरी थोड़ी हेल्प कीजिए, मैं आपको इतना इसका इंटरेस्ट इतना ब्याज आपको मिल जाएगा, ठीक है। टू दी लैंडिंग बैंक, जो कि पैसा दे रही है, वो कौन सी बैंक होती है, पार्टिसिपेटिंग बैंक, ठीक है। इसमें वो दो तरह की उनके पास डील होती हैं, या तो विद रिस्क शेयरिंग वाली और विदाउट रिस्क शेयरिंग वाली। अगर दूसरी पार्टनरशिप बैंक आप सॉरी पार्टिसिपेशन बैंक अगर आपके साथ मिल रही है तो वो तो दो तरह की डील करेगा। या तो वो कहेगा कि चलो हम दोनों मिलके आपका जो भी ये रिस्क है, आपके लोन का जो रिस्क है वो दोनों मिलके शेयर करते हैं। और एक दूसरा जो दूसरा तरीका है जिसमें वो उसको रिस्क शेयर नहीं करना पड़ता, ठीक है। चलिए, द मिनिमम पीरियड शैल बी 91 डेज, और इसमें कम से कम कितने दिनों का पीरियड होता है, 91 डेज का। और मैक्सिमम पीरियड कितना होता है, 180 दिन का, ठीक है। द मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इन लोन, कितना वो लोन अगर उनको अगर किसी को लोन प्रोवाइड करना है तो वो दो मिलके दो बैंक के कितना किसी को लोन दे सकती हैं, तो वो किस रेशियो पे डिपेंड करता है। कैश अंडर आईबीपीसी वुड बी 40% ऑफ द अमाउंट आउटस्टैंडिंग। अगर उनको किसी बैंक का पूरा 100% कोई उनकी लायबिलिटी मान ले तो उसको 40% वो दूसरी पार्टिसिपेशन बैंक उसमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर किसी बैंक का आउटस्टैंडिंग लोन खड़ा है या कुछ है तो वो दूसरी बैंक के साथ पार्टिसिपेट करके वो दोनों मिलके वो जो भी कीमत है उसको चुका सकते हैं, और दूसरी बैंक को इससे वो पहले वाली बैंक दूसरी बैंक को क्या करेगी, इंटरेस्ट देगी, ठीक है। इंटरेस्ट रेट्स आर डिटरमाइंड बिटवीन इशूइंग एंड द पार्टिसिपेटिंग बैंक। इसमें क्या होता है कि जो भी बैंक इशू कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है, वो दोनों आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि कौन से इंटरेस्ट पे हम ये ट्रांजेक्शन को पूरा करेंगे, ठीक है। आईबीपीसी आर नॉट ट्रांसफरेबल, इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। आईबीपीसी कैन नॉट बी रिडीम्ड फॉर ड्यू डेट। ये पहले अगर इन्होंने मान लिया कि ये 2 महीने की ट्रांजैक्शन है, तो अगर 2 महीने का ये हमारा टाइम पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट है तो ये 2 महीने से पहले इमेच्योर नहीं हो सकते, ठीक है, इसको नहीं हम रिडीम कर सकते, ठीक है, टाइम पीरियड से पहले, ठीक है। तो चलिए, ये तो हमारी बात होगी आईबीपीसी, ठीक है, जो कि इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, कि दोनों बैंक आपस में मिलके किसी लायबिलिटी को पूरा कर देते हैं और दूसरी बैंक को इस थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट के रूप में क्या हो जाता है, बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। और पहली बैंक को क्या होता है, उसका जो भी लायबिलिटी थी उसकी वो पूरी हो जाती है, ठीक है। तो दोनों बैंकों का फायदा ही होता है। चलिए, अगर आप बात करें नेक्स्ट हमारे टॉपिक की, वो है सीबीएलओ। देखिए, सीबीएलओ क्या होता है, सीबीएलओ इज ए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स अप्रूव्ड बाय आरबीआई। ये भी एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, जो किसके द्वारा अप्रूव्ड है, आरबीआई के द्वारा। दिस इज ए प्रोडक्ट डेवलप्ड बाय सीसीआईएल। देखिए, सीसीआईएल क्या होता है, वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर आपको सीसीआईएल नहीं पता, वो होता है अपना क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो सीसीआईएल की फुल फॉर्म होती है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये सीसीआईएल क्या करता है, ये सारी ट्रांजैक्शन, सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी की पेमेंट्स को क्या करता है, क्लियर करता है, ठीक है। चलिए आगे। The entities who have either been phased out from the interbank call money market or have been given restricted participation in terms of ceiling on call borrowing and lending transaction and who do not have access to the call money market, ये उनके लिए है, ठीक है। अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, देखिए जो सीबीएलओ क्या होता है, ठीक है। सीबीएलओ की जो मेन जो फुल फॉर्म है वो है कोलैटरलाइज्ड बोरिंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन। देखिए, कोलेटरल क्या होता है, कोलेटरल होता है अगर आप किसी को अपने लोन लेना हो और आप किसी को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दें, तो वो एक तरह से होता है कि आपने उसको क्या कर दिया, अपनी सिक्योरिटी को कोलेटरल कर दिया, मतलब गिरवी रख दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई बैंकों के पास ऑप्शन नहीं है कॉल नोटिस की या टर्म मनी की, या कह सकते हो वो अपने पार्टिसिपेशन जो हमने ऊपर पढ़ा है अभी तक, उसकी उनके पास ऑप्शन नहीं बचती, तो वो फिर वो वाली बैंक को अगर पैसों की जरूरत होती है तो वो किस वे में जाती है, तो वो जाती है सीबीएलओ के वे में, ठीक है। तो वो सीबीएलओ का तरीका अपनाती है। तो वो उनको जब पैसे की जरूरत होती है तो वो अपना क्या करते हैं, उनके पास जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो ट्रेजरी बिल, उनके पास जो भी चाहे गोल्ड है चाहे कुछ भी है उनके पास सिक्योरिटीज, उसको दूसरी बैंक के पास गिरवी रखते हैं और उनको जब पैसे की जरूरत है तो ले लेते हैं, बहुत ही चाहे छोटे समय के लिए ले, चाहे साल से पहले पहले तक की इनकी टाइम पीरियड होता है, ठीक है। सीबीएलओ इज ए डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री फ्रॉम द मैच्योरिटी पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 1 डे to 90 डेज। कितने दिन का होता है, एक दिन से लेके 1 डे से लेके इसका जो टाइम पीरियड रहता है 90 डेज का, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी।
एलिजिबिलिटी मतलब कौन कौन सीबीएलओ की जो भी ये फैसिलिटी है, कोलेटरल की फैसिलिटी है, उसको कौन कौन ले सकता है, ठीक है। तो मेंबरशिप इंक्लूडिंग एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ सीबीएलओ सेगमेंट इज एक्सटेंडेड टू बैंक। द मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू ओपन ए अकाउंट। कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ेगा? एस जी एल विद किसके साथ ओपन करना पड़ेगा? CCIL। CCIL मैंने आपको बताया क्या होता है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उनके अंडर आपको एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं CSGL, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूट SGL अकाउंट, जिसके अंदर आप फिर किसी की अगर आपको कोई भी पैसों की जरूरत हो तो आप CBLO मतलब आपकी जो सिक्योरिटीज है उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में किसी के पास गिरवी रख के आप उससे क्या कर सकते हो, पैसे ले सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एलिजिबल सिक्योरिटीज। इसमें कौन कौन सी सिक्योरिटी आती है? अब इसमें ये तो पता लग गया कि कौन कौन से बंदा इसमें क्या क्या आपको जरूरत है ये वाली सीबीएलओ की जो भी ये बेनिफिट है उसको यूज करने के लिए। अगर उसमें सिक्योरिटीज की बात करें तो कौन कौन सी सिक्योरिटीज आप गिरवी रख सकते हैं, ठीक है। एलिजिबल सिक्योरिटीज आर सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, या तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी हो, इंक्लूडिंग ट्रेजरी बिल, ये इसमें ट्रेजरी बिल भी इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। चलिए ये तो बात होगी सीबीएलओ की। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ट्रेजरी बिल्स। तो हमारा जो ट्रेजरी बिल है वो भी एक तरह का मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। जब भी गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो ट्रेजरी बिल को इशू करती है, ठीक है। तो ट्रेजरी बिल कैसे काम करते हैं देखते हैं। ट्रेजरी बिल इज अ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। एंड प्रेजली इशूड इन थ्री थ्री टेनोर्स। टेनोर्स क्या होता है? ये 3 टाइम पीरियड में आपको अवेलेबल होते हैं, या तो ये 91 डेज में होता है, या 182 डेज में होता है, या कितने दिनों के लिए होता है? 364, जो ऑलमोस्ट एक साल ही होता है, ठीक है। तो ये आपको तीन टाइम पीरियड में मिल जाएंगे, ठीक है। द ट्रेजरी बिल्स आर इशूड इन द प्राइमरी मार्केट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो प्राइमरी मार्केट में अगर इशू करना हो तो उसको कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। नॉर्मली देयर आर ट्रेजरी बिल्स ऑक्शंस एवरी वीक। हर वीक 3 ऑक्शंस, मतलब कि जो मेनली जो ऑक्शंस रखे जाते हैं वो हर वीक ट्रेजरी बिल के ऑक्शंस होते हैं, जिसमें ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट द्वारा बेचे जाते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट को जब भी कैश की ज्यादा जरूरत पड़ती है तो ज्यादा ट्रेजरी बिल होते हैं, अगर कम पैसों की जरूरत है तो कम ट्रेजरी बिल होते हैं, ठीक है। द मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैव टू बी बिड फॉर अ डिस्काउंटेड प्राइस इन द ऑक्शन। जो मार्केट जिन्होंने फिर ये अपने ट्रेजरी बिल को खरीदना होता है तो उस पर वो बिड करते हैं, मतलब उस पर वो अपना दाव लगाते हैं, ठीक है, कि मैं इसके 1 लाख दूंगा, मैं 1.5 लाख दूंगा। आपने कई सारी फिल्मों में देखा होगा, पर वो ट्रेजरी बिल नहीं, वो नॉर्मल जो ऑक्शन आपने देखा होगा ऐसे ही इस पे बिड लगाते हैं, जो कि ऑनलाइन फॉर्म में होता है, ठीक है। द कट ऑफ प्राइस फॉर द ऑक्शन इज डिटरमाइंड बाय द आरबीआई, ठीक है। इसमें एक पहले से एक ट्रेजरी बिल का एक प्राइस रख लिया जाता है। मान लीजिए ये ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट कहते हैं कि मैं 100 रुपए में ही दूंगी, ठीक है। फिर वो पार्टिसिपेंट आते हैं, नहीं मैं इसका 101 दूंगा, मैं इसका 102 दूंगा, मैं 103 दूंगा, ठीक है। तो ऐसे एक एक गवर्नमेंट द्वारा या आरबीआई द्वारा एक कट ऑफ प्राइस किसी भी ट्रेजरी बिल का रख लिया जाता है, ठीक है। Thus the cutoff T is under normal circumstances determined by the market forces। वो उस टाइम की मार्केट फोर्सेस के ऊपर ही रखा जाता है, ठीक है, जो भी उसका कट ऑफ प्राइस होता है, ठीक है। चलिए ये तो हमारे ट्रेजरी बिल्स हो गए जब गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जो कि इंस्ट्रूमेंट है, जो शॉर्ट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, वो है कैश मैनेजमेंट बिल्स। देखिए जो कैश मैनेजमेंट बिल्स है ये भी गवर्नमेंट द्वारा ही अपने क्या कहते हैं इशू किए जाते हैं जब भी उनको पैसों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इन 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसुलेशन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस ए न्यू शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट नॉन एज कैश मैनेजमेंट बिल्स, ठीक है। उन्होंने एक 2010 में आरबीआई के साथ मिलकर एक नया जो बिल जो मतलब कि इशू किया वो है कैश मैनेजमेंट बिल, मतलब कैश को मैनेज करने वाला बिल, ठीक है। टू मीट द टेम्परेरी कैश फ्लो मिसमैच, अगर गवर्नमेंट को टेम्परेरी अगर पैसों की जरूरत है कुछ थोड़े दिनों के लिए तो वो क्या करते हैं, कैश मैनेजमेंट को इशू कर देते हैं, ठीक है। कैश मैनेजमेंट बिल को इशू कर देते हैं। द कैश मैनेजमेंट बिल्स आर इशूड फॉर मेच्योरिटीज लेस देन 91 डेज। ये कम से कम इसके जो इसके टाइम पीरियड वो 91 डेज होना चाहिए। द कैश मैनेजमेंट बिल हैव द जेनरिक कैरेक्टर ऑफ ट्रेजरी बिल्स, ये एक तरह का ट्रेजरी बिल जैसा ही है, ठीक है। द कैश मैनेजमेंट बिल्स आर एट ए डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू। ऑब्वियस की बात है जब भी कोई अथॉरिटी अगर अपने पैसों की जरूरत के लिए अपना कोई भी सर्टिफिकेट इशू करती है, ठीक है, जो कोई अपने इंस्ट्रूमेंट को इशू करती है तो वो हमेशा वो फेस वैल्यू से कम इशू करता है ताकि लोगों का लालच बढ़े और लोगों को वो क्या करे, खरीदने पे मजबूर करे, ठीक है। चलिए आगे हमारा जो लास्ट मेरे ख्याल से टॉपिक है वो है अपना रीपरचेज एग्रीमेंट, ठीक है। आपने बहुत बार सुना होगा रेपोस जिसको बोलते हैं। अंडर ए रेपो ट्रांजेक्शंस ए होल्डर ऑफ सिक्योरिटी सेल देम टू ए लेंडर फंड विद एन एग्रीमेंट टू रीपरचेज द सेम सिक्योरिटी फॉर ए सेम अमाउंट एट ए प्री डिटरमाइंड डेट। देखिए इसमें होता क्या है, मान लीजिए एक लेंडर है,
लेंडर कौन होता है? जो आपको क्या देता है? पैसे देता है। मैं यहाँ पे गिव लिख देता हूँ, ठीक है? जो आपके क्या देता है? पैसे देता है, ठीक है? गिव मनी, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है? बोरर कौन होता है? जिसको पैसे चाहिए हो, जिसको पैसे चाहिए हो, जो है लिख सकता हूँ नीड मनी। अब बोरर के पास में क्या है? मान लीजिए बोरर के पास कोई सिक्योरिटीज है, ठीक है? बोरर्स के पास क्या है? सिक्योरिटीज है। बोरर्स क्या कहता है कि ये मैं सिक्योरिटी, लेंडर भैया मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है? वो बोरर क्या कहता है? लेंडर को कहता है भैया मैं आपको जो सिक्योरिटी दे देता हूँ, आप मेरे को पैसे दे दो, ठीक है? जब लेंडर इसको पैसे दे देगा, मान लीजिए लेंडर ने इसको 1 लाख रुपया दिया, ठीक है? तो फिर लैंडर इसको बोलेगा जब तक तेरी सिक्योरिटी मेरे पास रहेगी, जब तक तू ये पैसे मेरे विद इंटरेस्ट या विद ब्याज मेरे को वापस नहीं कर देता, ठीक है? तो ये होता है रीपरचेज एग्रीमेंट, ठीक है? तो बोरड लैंडर को क्या कहता है कि अगर मैंने आपको पैसे दे दिए वापस, तो आप मेरी जो भी मैंने आपके पास सिक्योरिटी रखी है तो आप मेरे को वो वापस कर देना, तो ये रीपरचेज एग्रीमेंट पूरा हो जाएगा। अगर नहीं हुई तो ठीक है भैया, मेरे से पैसे नहीं दे जाएंगे तो अपना सिक्योरिटी रख लेना और मैं अपना देख लूंगा और कोई हिला देख लूंगा, ठीक है? चलिए, इट इज एसेंशियली लैंडिंग एंड बोरिंग ट्रांजेक्शन एट एन एग्री रेट ऑफ इंटरेस्ट नोन एज रेपो रेट। जो भी ये रेट पे ये सारी ट्रांजेक्शन होती है रीपरचेज एग्रीमेंट की, उसको क्या बोलते हैं? रेपो रेट, ठीक है? इन द मनी मार्केट रेपो ट्रांजेक्शन नथिंग बट ए कोलेटरलाइज लैंडिंग। वही अपनी बात होगी, किसी को अपना कोई भी चीज गिरवी रखनी एज ए टर्म्स ऑफ द ट्रांजेक्शन आर स्ट्रक्चर्स और कंपनसेट फॉर द फंड्स लैंड एंड द कॉस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज द रेपो रेट, ठीक है? तो बेसिकली ये यही है कि किसी को ब्याज पे अपनी चीज रख देनी और उसको जब वापस आप उसकी कीमत और लौटा देंगे विद ब्याज, आपको वो चीज आपकी वापस मिल जाएगी। ये होता है रीपरचेज एग्रीमेंट, ठीक है? चलिए, अगर रेपो रेट की बात करें तो रेपो रेट वही मैंने अभी बोला, इट इज द एनुअल इंटरेस्ट रेट फॉर द फंड्स लेंड बाय द बायर ऑफ द सिक्योरिटीज टू द सेलर ऑफ द सिक्योरिटीज, ठीक है? ये खाली एक ब्याज होता है जो भी जिस जिस बंदे ने उसको वापस करना होता है, जिसने उसको पैसे लिए हैं, ठीक है? तो ये कौन से रेपो रेट? बस ये होता है नॉर्मल रेट ही है, पर इसको रेपो इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये रीपरचेज एग्रीमेंट में काम आता है, ठीक है? क्योंकि ये रीपरचेज एग्रीमेंट में एप्लीकेबल है, ठीक है? इसलिए इसको रेपो रेट बोलते हैं, अदरवाइज ये नॉर्मल रेट की तरह ही ट्रीट कर देंगे इसको, ठीक है? तो रेपो पीरियड क्या होता है? रेपो पीरियड, ट्रांजेक्शन कैन बी अंडरटेकन फॉर ओवरनाइट टू ए लॉन्गर टर्म पीरियड, चाहे वो एक दिन की ट्रांजेक्शन हो, ठीक है? अगर एक दिन का कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे एक दिन से ज्यादा दिन का कॉन्ट्रैक्ट हो, ओवरनाइट लास्ट ओनली 1 डेज, या तो कम से कम एक दिन का कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? कम से कम एक दिन का। इफ मोर देन 1 डे पीरियड इज फिक्स्ड एंड एग्रीड इन एडवांस, इट इज अ टर्म रेपो, ठीक है? अगर आप एक दिन से ज्यादा करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? टर्म। टर्म मतलब आपको इतने समय में आपको पैसे वापस करने हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? टर्म रेपो। अगर एक दिन से ज्यादा आप एग्रीमेंट कर ले तो, ठीक है? डॉक्यूमेंटेशन, अब इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए? इसमें डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, लीगल टाइटल टू कोलेटरल सिक्योरिटी विच इज यूज्ड इन रेपो ट्रांजैक्शन पासेस टू द बायर ड्यूरिंग द रेपो पीरियड। वही इसमें डॉक्यूमेंटेशन बस यही है कि जो आपके पास सिक्योरिटीज है, आप असली सिक्योरिटीज मतलब डुप्लीकेट कॉपी नहीं, अगर आपके पास सिक्योरिटीज है आप उसकी डुप्लीकेट नहीं, अगर आपके पास रजिस्ट्री है उसकी डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनल आप डॉक्यूमेंटेशन दूसरे पर्सन के पास गिरवी रखते हैं। जब आप वो अपने पैसे अपने ब्याज के साथ उसको पूरा उसका भुगतान कर देंगे, तब आपको आपकी प्रॉपर्टी जो आपने उनके पास रखी थी ओरिजिनल फॉर्म में आपको वापस मिल जाएंगी। तो ये सारी इसकी डॉक्यूमेंटेशन में आता है, ठीक है? आई होप कि आपको सारा जो भी ट्रेजरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन पे जाके आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए अगर आपको अच्छी लगी हो, ठीक है?